Yeah, good afternoon, everyone. Today we will deal with this causes of high fertility in India. हम लोग जो हैं वो सोशल डेमोग्राफी करके जो कोर्स है उसको पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें डेमोग्राफी प्रोसेसेस में फर्टिलिटी को पढ़ा जा रहा है, और इसका आज अंतिम लेक्चर है और फर्टिलिटी आज हम खत्म कर देंगे। तो हाई जो उच्च जन्म दर है उसकी क्या वजहें हैं, क्या कारण हैं, वो हम इसमें आज के इंट्रोडक्शन में जानने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बावजूद, सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स के बावजूद, एनजीओ के एफर्ट्स के बावजूद आज भी जो है हाई जो हमारी फर्टिलिटी रेट है समस्या बनी हुई है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इन कारणों को डेटा के साथ थोड़ा आपसे किया जाए, शेयर किया जाए डेटा के साथ कि कैसे ये सारी चीजें रहती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पहला रादर कॉज है, कॉज जो पहला कारण है जो कि उच्च जन्म दर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है वाइडनिंग गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स। डेथ और बर्थ रेट के बीच में गैप जो बहुत बड़ा है, बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से एवरेज जो हमारी बर्थ रेट है उसको देखने की कोशिश करें अगर हम हिंदुस्तान की, तो 1951 और 61 1951-61 वाला जो ये डेकेड था, जो 61 में सेंसस हुई थी, उसके मुताबिक दैट वाज 42 पर 1000, 42 पर 1000 था। 1000 पर 42 बच्चे जो पैदा होते थे। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन के रहा है, और ये फिर कोशिश की गई एनजीओ के द्वारा, लोगों को अवेयर किया गया, गवर्नमेंट क्या पढ़ रहे, तो फिर ये थोड़ा कम हुई और 28.7 आ गई ये 1993 में। रादर कहने का मतलब क्या हुआ कि करीब करीब 30 सालों के बाद ये कम रह के 1991 की जो सेंसस हुई उसमें ये रह गया 28.7%। तो जो अब सॉरी नॉट परसेंट बट पर 1000, 28 बच्चे 1000 जो पैदा पॉपुलेशन के ऊपर ये रहा। और 1961 में यही 42 था, फिर 28 हो गया। और उसके बाद अगर थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें तो जो डेथ रेट थी, डेथ रेट इसी का डाटा हम लेंगे, तो डेथ रेट 1951 और 61 वाला जो ये डेकेड था उसमें दैट वाज 9.3, और यही जो थी ये 1993 में या 91 वाली जो सेंसस थी उसमें यही घट के 7.3 रह गई। तो मतलब क्या हो गया कि वहां जो डेथ रेट थी वो 9.3 थी, 9.3 से 7.3 आई, मतलब उसमें उतना ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, जबकि जो फर्टिलिटी रेट थी उसमें ज्यादा बदलाव हुआ। तो कहने का अर्थ मात्र शब्दों में ये हो गया कि 2019 की अभी वाली जो अगर हम बोले उसकी बर्थ रेट लें जो क्वाइट हाई है, 17.8% है। 17.8% मीन्स अलॉट। 2019 का अभी लेटेस्ट डेटा जो है, और जब ये किताब लिखी गई तब का डेटा 17.8%, विच इज वेरी हाई, विच इज वेरी हाई। और उसकी वजह से इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी पॉपुलेशन का जो 17.8% है वो इसकी बर्थ रेट है। तो इस तरह से जो बर्थ रेट है डिक्लाइन तो हुई है, परंतु ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिक्लाइन हुई है। आज भी उसमें इतना कंट्रोल नहीं है जितना कि होना चाहिए, और इसकी वजह से दोनों के बीच में और कई मॉडर्न फैसिलिटीज के कारण जो है वो डेथ रेट जो है कम हुई है, परंतु उतनी कम नहीं हुई। अब डेथ रेट कम होगी तो किसी को भी मरने नहीं दिया जाता, तो वो बर्थ रेट जो नेचुरली ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो जब वो इंक्रीज होगी तो उस इंक्रीज होने की वजह से पॉपुलेशन जो है रैपिडली इंक्रीज होती है, वो तीव्र गति से बढ़ती है, क्योंकि मरने किसी को देंगे नहीं, और मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सारी की सारी सुख सुविधाएं हैं, तो उसके चलते मरेगा कोई नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा एक कारण है। और एवरेज 2019 का जो डेटा था उसके मुताबिक एवरेज फैमिली साइज जो है वो पिछले 10 सालों का अगर आप देखें, 2011 से लेके 2000 अभी वाला जो सेंसस है जो आने वाला है 2021 तक, तो पिछले 10 सालों को देखें तो एवरेज फैमिली में एवरेज फैमिली साइज जो है दैट स्टेड बिटवीन 4.2 चिल्ड्रन पर फैमिली। 4.2 चिल्ड्रन मतलब कि 4.2 रादर 4 बच्चे जो हैं वो हर परिवार में एवरेज पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से वो पाए जाते हैं, विच इज वेरी हाई, जो कि बहुत बड़ा है।
नंबर 2 है लो एज एट मैरिज। लिखिएगा इसको, लो एज एट मैरिज। इसका सिंपल शब्दों में अर्थ क्या हो गया कि विवाह के समय जो आयु है वो कम हो। तो विवाह के कम आयु जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और जिसकी वजह से हमारी आबादी जो है बढ़ती है। और जो हमारा प्रोडक्टिव एज है, एज ग्रुप जो है, जैसे पहले हमने बात की थी 15 to 49 ईयर ऑफ एज, उसी प्रोडक्टिव एज में हम अगर पहले ही विवाह कर लेते हैं तो फिर बच्चे ज्यादा पैदा होने की संभावना रहती है। और उसमें 1931 की जनगणना के मुताबिक देखें तो हिंदुस्तान में 72%, 72% जो विवाह होते थे वो 15 साल से पहले एज में हो जाते थे। 15 साल से पहले 72% से ज्यादा विवाह हो जाते थे। और यही जो था, और उसके बाद जो था अगले 10 सालों में देखें तो ये जो था 34% रह गया। 72% से 34% रह गया। और एवरेज जो मीन एज है, मीन एवरेज एज जो है मैरिज की, वो अगर आपके साथ थोड़ा सा डाटा में शेयर करूं तो वो 1901 से मैं बात करूंगा। 1901 में 13% था, और उसके बाद 1911 में ये 13.2% हो गया, 1921 में 13.1 हो गया, और 1931 में 13.7 हो गया, 1941 में 14.7 है, और 51 में 15.6 है। इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और 61 में 16.1 है, और 71 में 17.2 है, और 81 में 17.6 है, और 91 में 18.4 है। इट मींस अभी 2001 के सेंसस में ये करीब करीब 19 के आसपास है, और ये 2021 वाली जो 11 वाली सेंसस थी उसमें 17.8 है। तो सब देखिएगा कि कितना रैपिडली इसमें इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो भी पॉलिसी जो भी हम लोग कर रहे हैं दैट इज नॉट इफेक्टिवली वर्किंग, और ये सारा का सारा ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी तरह से अगर हम एवरेज उसको देखने की कोशिश करें, एवरेज जो फीमेल जो इंक्रीज हुआ इसके हिसाब से एस्टिमेट देखें तो मैरिज के समय विवाह की आयु क्या थी उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। 1994 में 91 की सेंसस जो थी उसमें एवरेज जो एज एट मैरिज थी दैट वाज 19.3। 19.3 माने 19 साल 3 महीना थी। और उसके साथ अगर और थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो 1901 में ये 20 साल थी, मतलब इंक्रीज जो हुई 1901 में 20 से ये 1921 में 20.7 हो गया। और उसके बाद 1951 में 19.9 था, और ये 1961 में जाके 21.4 हो गया। और उसके बाद 71 में 22.2 था, और ये 1981 की जनगणना जो थी उसमें 22.6 हो गया। और फिर 1991 में ये जो 22.9 हो गया, और आज की डेट में देखें तो ये 23.1 ईयर है। बराबर कहने का मतलब क्या हो गया कि एवरेज जितने भी विवाह होते हैं उसमें 22 से 25 साल की उम्र में मैक्सिमम बच्चों का, मैक्सिमम लड़कियों लड़कों का विवाह जो वो हो जाता है। लड़कियों की मैक्सिमम एज जो है वो इतनी है, इतनी एज एट मैरिज जो है दैट इज अराउंडिंग दिस 23 ईयर ऑफ एज, 23 and 1 ईयर ऑफ एज। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसमें एक अति महत्वपूर्ण जो फैक्टर जुड़ता है इसके साथ कि जो बच्चे का विवाह होता है, लड़की की मैरिज होती है, तो उसमें बच्चा जो है वो विवाह के लिए सामाजिक, इमोशनली और फिजियोलॉजिकली तैयार नहीं होता है। सामाजिक तौर से भी तैयार नहीं है, और फिजियोलॉजिकली भी तैयार नहीं है, शरीर के हिसाब से भी नहीं, और उसके बाद इमोशंस के हिसाब से वो तैयार नहीं होता है। परंतु उन बच्चियों का विवाह जो है वो करा दिया जाता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट शी वांट टू बी समवेयर समथिंग एल्स। वो कुछ और बनना चाहती हैं, और फिलहाल वो पत्नी नहीं बनना चाहती, परंतु बहू नहीं बनना चाहती, परंतु उन्हें पत्नी और बहू जबरदस्ती समाज के दबाव में उन्हें बना दिया जाता है। तो ये, और उसकी वजह से फिर बच्चे जो हैं वो ज्यादा होते हैं। और नंबर 3 है लो मोर्टेलिटी रेट। लो मोर्टेलिटी रेट मैंने निम्न मृत्यु दर। अब निम्न मृत्यु दर में क्या हो जाएगा कि वुमेन की जो उम्र है, जब विवाह के समय कम उम्र होगी तो नेचुरली है कि वो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी जल्दी हो जाएंगे। और इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको अगर देखने की कोशिश करें तो वुमेन का जो ग्रुप है इन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ग्रुप है 18 साल से नीचे की बेटियां जिनका विवाह होता है, बिलो 18 ईयर ऑफ एज। देन 18 to 20
एंड देन 21 एंड अबव। और ये 21 एबव इसको थोड़ा सा देखने की अगर हम कोशिश करें तो गांव में जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू शहर। शहर में मोर्टेलिटी रेट कम होती है क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज वैसी हैं, परंतु क्योंकि भारत गांव का देश है, भारत गांव का देश है, तो वहाँ मोर्टेलिटी भी ज्यादा होगी और जिसकी वजह से हमारा जो ये फर्टिलिटी रेट है वो हमारी ज्यादा रहती है। और जो बच्चे और गांव में भी आजकल यही देखा जाता है कि जैसे बच्चा होने वाला है तो उसे नियर बाई की जो भी फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी, वहां उसको शिफ्ट किया जाता है और उस बेटी को, जो बहू है, उनके घर की पत्नी है, उन्हें अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देने की कोशिश की जाती है और उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों से भी उठा के अच्छी मेडिकल फैसिलिटी में लाया जाता है। तो इस तरह से जो पूरा ओवरऑल अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो मैंने 3 ग्रुप्स आपसे बात की है, इन 3 ग्रुपों में जो है वो एज जो है प्रेफर ईयर ऑफ एज और चाइल्ड बेयरिंग एज जो है वो 21 से 23 और 23 से 25 और इस तरह से पहले जो होता था 15 से 18 होती थी या 18 से 21 होती थी, वो आज 21 से 23 और 23 से 25 होने लगी है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है, परंतु फिर भी जो मैक्सिमम टाइम जो प्रोडक्टिव एज वाला जो रहेगा तो उससे अनडाउटली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, फर्टिलिटी रेट से बढ़ती है और से मोर्टेलिटी रेट कम हुई। और हाई इलिटरेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आज भी अगर देखने की कोशिश करें तो विमेन आज भी कम पढ़ी लिखी हैं और लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं। और खास करके अगर गांव की बात करते हैं हम, तो गांव में तो बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। और जब वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और उसमें खास करके बेटियों के साथ तो बहुत ही ज्यादा, प्लीज डोंट माइंड, बेटियों के साथ तो बहुत मतलब नाइंसाफी होती है। अगर हमारी बेटियां आज पढ़ रही हैं तो उन माँ बाप को सल्यूट है जो उनको पढ़ाते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं। अदरवाइज वहां उनके साथ भी सौतेला व्यवहार है। सौतेला व्यवहार आई मीन कि अगर लड़का है तो वो उसमें पढ़ेगा, फिर जो कॉन्वेंट स्कूल है या रादर अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल में पढ़ेगा, और बेटी जो है सरकारी स्कूल में जाएगी। और बेटा जो है घर में आएगी तो राजा है, बेटी आएगी तो बेचारी वो उसको, आई एम वेरी सॉरी टू से, बेचारी मुझे नहीं बोलना चाहिए, परंतु अगर बेटी आएगी तो बेटी को बोलेंगे कि भैया को खाना दो, भैया को पीना दो, भैया को सारा वो दो। और वो जो बेटा होगा वो बेटा राजा की तरह रहेगा। और ये जो माइंड सेट है हमारा, अगर बेटी खुद से करे तो बात दूसरी है, परंतु अगर उसे करने के लिए बोला जाए तो बात वो फिर बहुत ही अलग हो जाती है और बच्चे जो है आपस में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इफ यू आर स्टडिंग, इट मीन्स इट्स रियली सल्यूट वर्दी टू योर फैमिली, और वो आपको जितना सपोर्ट करते हैं, इतना आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हाई इलिटरेसी की वजह से जो फैमिली प्लानिंग का जो डायरेक्ट लिंक है उसके साथ वो चीजें नहीं हो पाती हैं। और जब फैमिली प्लानिंग के मेजर्स उनके पास नहीं पहुंचेंगे तो अनडाउटली उसे जो भी ओवरऑल परसेंटेज ऑफ लिटरेसी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और वो क्या बोलते हैं 52% के आसपास जो लोग हैं वो आज भी महिलाएं अनपढ़ हैं, और जिसकी वजह से हाई हाई फर्टिलिटी रेट हमारा रहता है। और उसमें ट्रेडिशनली जो भी, क्योंकि ब्रॉड माइंडेडनेस तो है ही नहीं, ओपन टू न्यू आइडिया नहीं है, रैशनल नहीं है वो लोग, जब वो नहीं है तो वो किसी भी तरह से उसको करने की, जो भी उन्होंने बच्चे पैदा करने कुछ भी करना है उसके पीछे जो लॉजिक देंगे, दैट इज वो लॉजिक जो होंगे वो ऑर्थोडॉक्सिकल हैं, वो इलॉजिकल हैं और वो रिलीजियस माइंडेड हैं। रिलीजियस माइंडेड, जैसे कल भी मैंने बात की थी कि पुत्र ही आएगा जब वो अग्नि देगा, तभी तभी पिता जो है और माता उसको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। सच टाइप्स ऑफ रिलीजियस माइंडेडनेस इज देयर, वेयर एज हो सकता है कि होता होगा कहीं, कभी हुआ होगा, किसके साथ हुआ हमें नहीं पता, परंतु आज के समय में उस बेटे की चाह में बेटी का आ जाना और फिर कुल दीपक की चाह में कुल का सत्यानाश कहूंगा मैं इसे, क्योंकि अगर बेटा जो है, सॉरी, जो बाप है वो 50 साल का हो गया है और उसके बाद आज किसी बच्चे को पैदा कर रहा है, तो यू कैन एंटिसिपेट, आप बात कर सकते हैं कि अगले आने वाले 20 सालों में जब उस बच्चे को पढ़ना है, सही जगह पे पहुंचना है, 20 साल का जब होगा तो उसका बाप 70 साल का होगा, या तो मर जाएगा या माँ के ऊपर लायबिलिटी छोड़ के जाएगा या बड़ी बहन के ऊपर लायबिलिटी छोड़ के जाएगा। तो इस तरह की जो ऑर्थोडॉक्सिकल और जो रिलीजियस माइंडेडनेस, वो सारी चीजें जो है, बेटा तो पैदा कर लिया और बेटे का बेड़ा गर्क भी साथ में कर गया, जगह पे नहीं पहुंचाया तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं
वो हाई फर्टिलिटी रेट को बढ़ाती है। और रिलीजियस एटीट्यूड है हमारा टुवर्ड फैमिली प्लानिंग, जैसे पहले मैंने बात की थी, कल भी बात की थी हमने, एक और बहुत बड़ा कारण है कि पुत्र जो पिता को पूत से बचाएगा, वो रिलीजियस एटीट्यूड नंबर 1। अगर मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो जो ये भगवान के खुदा के दिए हुए हैं, खुदा की देन को हम कैसे मना कर सकते हैं, तो वो एक एवरेज जो फैमिली साइज है उससे बढ़ता है और बच्चों को वहां रोका नहीं जाता। और जब रोका नहीं जाएगा तो it is, since it is wish of God and we cannot do anything just to refute his blessing in form of kids which we are getting, तो वो एक बहुत बड़ी चीज बनती है और उसकी वजह से सारी की सारी चीजें उससे प्रभावित होती हैं। और एक और जो फैक्टर है दैट इज अर्ली एंड यूनिवर्सल मैरिज। हिंदुस्तान में अर्ली और यूनिवर्सल मैरिज का कंसेप्ट है, सबको ब्याह करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे उसको बुरी नजर से समाज देखता है। और जबकि अगर सेलिबेसी में कोई रहता है, विवाह नहीं करना है किसी ने, नहीं दिल कर रहा है बंदे का, फिर भी उससे बार बार बोल बोल के उसका विवाह जो है वो करा दिया जाता है, साथ में अर्ली एज में करा दिया जाता है। जैसे हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं, 23 इज द मैक्सिमम एवरेज एज एट प्रेजेंट टू गेट मैरिड। तो इसका मतलब क्या हो गया 23 साल में। जबकि अगर इसका मुकाबला हम करें तो जापान जैसे देश हैं, यूके जैसे देश, और जो यूएसए में जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो कब तक रह सकते हैं, 30 ईयर ऑफ एज तक रह सकती हैं, और यूएस में 40 साल तक रह सकती हैं। जापान में यही जो है, जापान में यही करीब करीब 30-35 साल तक का है। और 80% जो हमारी लड़कियां हैं यहाँ हिंदुस्तान में, वो जो है वो उनका विवाह जो है वो 15 से 20 साल की उम्र में हो जाता है। 80% लड़कियां आज की डेट में भी। तो देखिएगा कितना बड़ी विडंबना है, और उसकी वजह से जो है फर्टिलिटी वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी। और एक और फैक्टर है दैट इज नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, पुत्र होना चाहिए, और उसके एवज में कितने ही बच्चियां, कितनी ही बेटियां या तो गर्भ में मार दी जाती हैं, या तो फिर अगर दुनिया में आई तो उसकी लाइन जो है लंबी हो जाती है। जो सेंसिटिव माता पिता होंगे गर्भ में नहीं मारेंगे, उनको पैदा करेंगे, पैदा करने के बाद भगवान करे उनके साथ अच्छा सलूक हो और वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे परिवार में पहुंचे, अच्छे परिवार में पहुंचे, अच्छे उनके पास साथ सब कुछ हो, परंतु उसके बावजूद भी प्रेफरेंस जो है वो फैमिली लेगेसी के कारण, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से उसको प्रेफरेंस वो दी जाती है, और उसकी वजह से भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में सिंपल शब्दों में क्या होता है कि बच्चे की पैदा हो रहे हैं तो बच्चे को कोई फिक्र नहीं है, दादू पाल रहे हैं उनको, ताऊ पाल रहे हैं, चाचू ले रहे हैं, पूरा इतना बड़ा परिवार है, और वो बच्चा जो बोझ नहीं लगता माता पिता पे, बोझ नहीं लगता, नौकरी कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर खेतों में जा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई ना कोई घर में संभाल लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि उस फैमिली स्ट्रक्चर को हमारे डिटरमाइन करती है, और ये उसमें उसे माना नहीं जाता। क्लाइमेटिक फैक्टर है, हिंदुस्तान ट्रॉपिकल कंट्री है, और हिंदुस्तान में 6 से 7 बच्चे पैदा करना आराम से पैदा हो सकते हैं, और एवरेज जो है वो 12 से 15 साल की उम्र में एक जो बेटी है वो माँ बनने के काबिल हो जाती है। और यही अगर हम इसको जापान में देखें तो एवरेज जो मैक्सिमम जो बच्चे पैदा हो सकते हैं दैट इज 5, और अमेरिका की बात करें तो 3 बच्चे एवरेज हैं, और जापान में 5 है जबकि हिंदुस्तान में 7 है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये होता है। देन पॉवर्टी इज अनदर रीजन। पॉवर्टी गरीबी है, तो जितने हाथ होंगे ज्यादा उतने पैसा ज्यादा कमाया जाएगा, उतनी मजदूरी होगी। खेती प्रधान हमारा देश है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, तो एग्रीकल्चर में जितने हाथ खेतों में काम करने वाले होंगे उतना ही बढ़िया होगा। बाकी उनको ये नहीं फिक्र कि उनको पढ़ाना लिखाना है, वो कोई फिक्र नहीं है उनको, फिक्र यही है कि हमारा असिस्ट करने वाला में हाथ, हमारा हाथ बटाने वाला चाहिए। देन उसके बाद एक और चीज है कि इनएडुकेट रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, मनोरंजन की जो सुविधाएं उनकी कमी है। और फिर मनोरंजन, जैसे मैंने कल ही बात की थी आपसे, सेक्स इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ मैनी मैनी पीपल, मैनी फैमिलीज रादर। बहुत सारे परिवारों के पास सेक्स एकमात्र अम्यूजमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है, और जिसकी वजह से एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज फैमिली कंट्रोल मेजर्स, फैमिली कंट्रोल के मेजर्स को पता है नहीं, इसलिए जो है इससे बर्थ रेट जो बढ़ता है। लास्ट वन है एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जिसे पहले हमने बात की। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक कारण है आज जिससे कि हमारी फैमिली का साइज बढ़ता है, क्योंकि जो फैमिली बच्चे जो भी होंगे वो एग्रीकल्चर में सारे के सारे मर्ज हो जाते हैं। वो काम करने के लिए
कोई क्या कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उनके पास काम रहते हैं और उन कामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे के सारा ये सिस्टम इस तरह से डेवलप हो जाता है कि रूरल पॉपुलेशन में जितना बड़ा परिवार होगा उतना उसको बढ़िया माना जाता है और डोमिनेंस भी माना जाता है, डोमिनेंस भी माना जाता है। तो ये सिर्फ कहने की बात ये है कि उपरोक्त जो अभी तक हमने कहा उसके आधार पे कहा जा सकता है कि अनडाउटली फर्टिलिटी रेट जो है ये थ्रेट है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए। डेवलप कंट्रीज ने इसे कंट्रोल किया हुआ है और उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो हो रही है, परंतु डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया उसके लिए ये फर्टिलिटी रेट का बढ़ना आज के समय में भी बहुत बड़ी एक समस्या है। और आज के टाइम में देखने की कोशिश करें, जो फैमिली सिस्टम है हमारा, उसमें जो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग कपल्स वो चीज है, और वो अपने बच्चों को अपब्रिंग नहीं करना चाहते आज के समय में। रादर पैदा हो गए उसके बाद दे डोंट बॉदर इवन टू टेक केयर ऑफ देयर कंसर्न्स। ये कुछ इशू हैं आज के टाइम में जो है बच्चे को बड़ा करना, उनको पालना पोसना, जो लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, रोंग इंफॉर्मेशन रादर विच इज वेरी डेंजरस वन, और उसके साथ ही उनके जो भी और एडवर्स इफेक्ट है वो हमें आज देखने को मिलते हैं। ये और तरीके जो हैं वो आ गए हैं, ट्यूबोकोटमी करके एक टेक्निक आ गई है, लूप को बोरो करने की टेक्निक आ गई है, और बहुत सारे ऐसे इलस्ट्रेटेड हैं जो पैराडॉक्सिकली पॉपुलेशन पॉवर्टी के जो नेक्सेस है, उसका इंटररिलेशनशिप है, उसको वो दर्शाते हैं। ह्यूज एक फैमिली साइज बड़ा जितना होगा तो वो पॉवर्टी उससे कम होती है, ऐसा ऐसा कहने की कोशिश की गई है, ऐसा कहने का प्रयास जो लोगों का माइंडसेट है, इलॉजिकल सा माइंडसेट, वो उसका दर्शाता है। और उसकी वजह से ये सारी चीजें जो घटित होती हैं, और ये सारी चीजें अनडाउटली कहीं ना कहीं हाई फर्टिलिटी को जन्म देती हैं, और इससे जन्म दर जो है वो बढ़ती है। इसी के साथ ये फर्टिलिटी वाला जो टॉपिक था, सब टॉपिक रादर, इसको हम यही खत्म करते हैं। कल हम बात करेंगे मोर्टलिटी पे, सेकंड डेमोग्राफिक जो प्रोसेस है मोर्टलिटी, उस पर कल बात होगी।